बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 9th के न्यू बुक की यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ इसकी जो डेफिनेशन इसमें जो यूज़ हुई है उनको भी डिस्कस करेंगे और इनके फार्मूलाज का भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, जैसे प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस, आउटकम, फेवरेबल आउटकम, एक्सपेरिमेंट और इवेंट। ये इसमें कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती। जब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखी हैं, आ डाइस, आ कॉइन। आपको पता है डाइस किसे कहते हैं। ये मेरे पास एक डाइस है जिसको आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो खेलते रहते हैं। ये लूडो की एक वो जो क्या इसे कहते हैं उर्दू में, गोटी, ये वो है जिससे आप खेलते हैं। उसके बाद मेरे पास ये एक सिक्का है। सिक्के से आप लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं। अब सपोज करें कि मैं लूडो खेल रहा हूँ किसी अपने फ्रेंड के साथ और मेरे पास ये गोटी है। अब ये जो डाइस है इसके अंदर मैं देखूंगा इसके अंदर टोटल कितने जो हैं मौके हैं, कितने नंबर्स हैं जो मैं ले सकता हूँ। टोटल ये 1 2, उसके बाद क्या होता है जी 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब ये जो टोटल नंबर्स मैं ले सकता हूँ, इनके अलावा तो मेरे पास कोई नंबर आ ही नहीं सकता। इसी तरह से ये जो कॉइन है इसके एक तरफ 5 लिखा हुआ है और एक तरफ ये चांद बना हुआ है। अब इनके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा तो मैं कुछ और ले ही नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल जो है ना पॉसिबल चांसेस, वो मेरे पास डाइस की सूरत में क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मेरे पास पॉसिबल जो चांस हो गए, इसको मैंने एक सेट की शक्ल में बंद कर दिया तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गई। इसी तरह इधर मैं लिखूंगा हेड और टेल। अब यहाँ पे 5 और चांद तो मैं नहीं लिख सकता, मैं हेड और टेल लिखूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास सैंपल स्पेस आपको समझ आएगी। जो मेरे पास पॉसिबल चांस मौजूद हैं वो सैंपल स्पेस है। अब इसके बाद देखो कि इन 6 में से मेरे पास कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैं इसमें से क्या क्या ले सकता हूं वो मैं जब मैं डाइस को रोल करूंगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये मेरे आउटकम हो गए। अब इसी तरह से कॉइन की शक्ल में मैं देखूं तो मैं हेड भी ले सकता हूं और टेल भी ले सकता हूं। सैंपल स्पेस और आउटकम में अब फर्क कितना सा रह गया, इसको मैंने सेट के अंदर बंद कर दिया और इसको सेट में मैंने बंद नहीं किया। अब सैंपल स्पेस इससे बाहर में जा नहीं सकता, ये मेरा सेट है और आउटकम इन में से मैं कुछ ना कुछ ले सकता हूं। बात समझ आ गई जी। यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं जी फेवरेबल आउटकम। देखो, मैं लूडो खेल रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे पास 6 आए। ठीक हो गया, मेरे पास क्या आए, 6 आए, या फिर मेरे पास मेरा दिल ये चाह रहा है 1 आए। अब ये मेरा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। मेरा दिल क्या चाहता है, अभी तक मैंने इसको डाइस को रोटेट नहीं किया, फेंका नहीं है, या ना ही तो मैंने कॉइन को फेंका है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता था 1 आए या फिर 6 आए। तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, मेरा ये दिल चाह रहा है। और इसी तरह से कॉइन को जब मैं फेंकूं तो मेरा दिल ये चाहता है कि हेड आए। ये हो गया फेवरेबल आउटकम, जिसको मेरा दिल चाह रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं। अब उसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट यही है कि मैं करके देखूंगा कि क्या जो मेरा फेवरेबल आउटकम था वो आता है या नहीं, या क्या आता है। अब देखे ना, मैंने इसको फेंका, 1 नहीं आ गया। लो जी, किस्मत मेरी अच्छी थी
तो 1 ही आ गया। ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अगर सपोज करो मैं इसको फेंकता हूँ, लो जी मैंने करके देखा तो क्या आ गया, ये इसको मैं अगर कंसीडर करूं हेड, चांद को तो हेड ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्सपेरिमेंट तो मैंने कर लिया, मेरा इवेंट क्या होगा भाई? मेरा इवेंट ये होगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया है, अब यहाँ पे मैं सपोज करें मैंने 1 ले लिया है और इधर से मैंने हेड भी ले लिया है, तो मेरा इवेंट ये बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। ये सारी चीजें सैंपल स्पेस, आउटकम, फेवरेबल आउटकम, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये सब क्या आपको समझ आ गई? अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी समझाता हूँ कि वो क्या होता है। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखो एक सैंपल स्पेस मेरे पास ये थी, उसमें आउटकम मैं ये ले सकता था। मैं फेवरेबल मेरा आउटकम था 1 और 6। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरा जो इवेंट है वो 1 और 6 ये मेरा इवेंट बने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एंड पे मुझे ये 1 और 6 वो मेरा जो डाइस था उसमें से मिल जाए, ये 1 और 6 ये मेरा इवेंट बन जाए। इसके आने के कितने चांसेस हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। या दूसरी तरफ से सैंपल स्पेस हेड और टेल था, आउटकम उसमें से हेड और टेल आ सकते थे। मैं चाहता था कि आए हेड और मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरा इवेंट हेड ही बन जाए। इसका कितना चांस होगा कि मेरे पास हेड आ जाए, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन देखें, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास इवेंट के होने के कितने चांस हैं आपके पास, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अक्सर जो है ना स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम और इवेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होता है। भाई फेवरेबल आउटकम ये होगा कि जो मेरा दिल चाह रहा है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो फेवरेबल आउटकम इवेंट में वही आ जाता है तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। जो मैंने प्रोबेबिलिटी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं सक्सेसफुल हो गया। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है, जब मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है, देखो पी ऑफ ए, अगर मैं किसी ए एक इवेंट है उसकी मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, तो अब देखें मैंने लेना है 1 और 6, तो इसके मतलब क्या है, मेरे पास 2 आउटकम आने चाहिए या 2 इवेंट्स होने चाहिए। तो टोटल कितने थे? 6 थे। तो इसका मतलब ये मेरा जो फेवरेबल आउटकम था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूं। अब फार्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरा जो दिल चाहता था वो था 1 और 6 आए, उसमें आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल 2 हो गए। अब टोटल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आएगा? 1/3। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसकी एक मैंने डेफिनेशन लिख दी है, बाकी सब की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, वहां से आप याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है जस्ट, अब आपका याद करना इजी हो जाएगा। तो आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अरशद रोल ए डाइस विद साइड लेबल्ड LMNOPQ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। अब हम क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस सारे के सारे वो लिख लिए। वावल हमारे पास O और U है, कॉन्सोनेंट आपके पास LMNP है। ठीक है, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ है, आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा।
हमने कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसको, अगर मैं कॉन्सोनेंट को मैं क्या कह देता हूँ, ए कह देता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मैंने फाइंड करना है, ठीक है। क्यों, अगर मैंने इसको ए मान लिया। अब इसका देखो, इसमें मैंने लिखा था जो मेरे फेवरेबल आउटकम है, मैं चाहता हूं कि कॉन्सोनेंट आए। तो कितने कॉन्सोनेंट हैं, 4 हैं। और सैंपल स्पेस टोटल आउटकम ये है 1 2 3 4 5 6 आउटकम है टोटल, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मैंने फार्मूला क्या लिखना है, मैंने फार्मूला लिखना है n ऑफ a ओवर n ऑफ s, ठीक है। s से मुराद क्या होगा, सैंपल स्पेस, इसको मैं s मान लेता हूं। n ऑफ s यहाँ पे मैं लिख भी लूंगा, n ऑफ s कितने हैं जी, मेरे पास 6 हैं। और इसी तरह यहाँ पे n ऑफ a मेरे पास कितने हैं जी, 4 हैं। 4 मेरे पास आने चाहिए। अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू कैसे पुट होगी जी, 4 ओवर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए कौन सा मुश्किल काम है, 2 के टेबल पे जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 ओवर 3। तो इस तरह ये आपको, जैसे मैंने थ्योरी समझाई, अब आपको क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह गया। नेक्स्ट हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, क्योंकि ये इजी हैं। इजी क्वेश्चन आपको पहले समझ आने चाहिए, मुश्किल बाद में ये समझ आएगा। अब इस, क्योंकि मुश्किल ये भी नहीं है, इसमें सैंपल स्पेस थोड़ी सी मुश्किल बनती है। अब थर्ड क्वेश्चन है, 1 अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इस लफ्ज से वॉवल आए, कॉन्सोनेंट है, ई आए, ए, एम ना आए और टी ना आए। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस। अब सबसे पहले मेरे पास सैंपल स्पेस आनी चाहिए। तो लफ्ज था मैथमेटिक्स, तो इसमें एम आ सकता है, ए आ सकता है, फिर टी, फिर एच, फिर ई, उसके बाद फिर एम, ए, टी, आई, सी, एस। ये मेरे पास आ गया सैंपल स्पेस ऑफ एन ऑफ एस। ये सैंपल स्पेस में टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास 11 आ गए जी सैंपल स्पेस। अब उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी मैथमेटिक लफ्ज के मुताबिक मेरे पास वॉवल्स हैं। पहला क्वेश्चन मैं सॉरी दोबारा देख लेता हूं, वॉवल्स हैं। वॉवल्स, तो इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं। अब वॉवल्स में लिखूंगा आई, ई, ए 2 बार है, ठीक है, 2 बार ए है, मैंने ए ये 2 बार है, आई भी है और यहाँ कहीं भी ई भी है, ठीक है। इनको मैंने वॉवल्स में लिख लिया। अब मैं लिखूंगा एन ऑफ वी। वॉवल्स कितने हैं जी, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन ऑफ वी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है जी। तो ये आएगा 4 ओवर 11। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वी यहां तक छोड़ूंगा। सेकंड पार्ट इसका क्या था, सेकंड पार्ट ये था कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हैं कितने, पहले तो हम वो ढूंढेंगे। कॉन्सोनेंट हैं कौन कौन सा, एम है, आगे क्या है, टी, आगे एच, फिर आगे एम, टी, आगे सी और आगे एस। ये कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे एन ऑफ मैं सी लिखूंगा, कॉन्सोनेंट यानी कि हैं कितने, तो ये मेरे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ सी 7 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में लूंगा तो ये कितना आ जाएगा,
n ऑफ c ओवर n ऑफ s। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 7 ओवर 11। थर्ड पार्ट देखें हमारे पास, थर्ड पार्ट है e। हमारे पास क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। तो e कितनी दफा है वो हम देखेंगे। e ये एक तो ये खड़ा है, उसके बाद मेरे ख्याल में एक बार ये, ठीक है, एक बार है। तो n ऑफ e ये कितना बन गया 1। अब यहाँ पे इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ e की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, n ऑफ e ओवर n ऑफ s, ठीक है, 1 ओवर 11। इतना चांस है e आने का। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास a है, तो a कितनी दफा है ये देख लें, 1 और 2 टाइम है जी a। मैं यहाँ पे लिखूंगा n ऑफ a कितना है जी 2। तो मैं फिर उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखूंगा, n ऑफ a ओवर n ऑफ s 2 ओवर 11। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट है जी नॉट m। 5 पे नॉट m, भाई m ना आए, m है कितनी दफा, नॉट m। एक m ये खड़ा है और एक m ये खड़ा है, ये m नहीं आना चाहिए। जब m नहीं आना चाहिए तो बाकी तो आ सकते हैं ना। देखें, जब मेरी बात सुने, जब m है वो कहता है नहीं आएगा m, ठीक है, मान लेते हैं नहीं आएगा, m नहीं आएगा तो बाकी तो आ सकते हैं ना। तो बाकी कौन कौन से आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये सारे आ सकते हैं। तो वो कितना बन जाएगा नॉट। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में सॉरी n ऑफ मैं लिखूंगा n ऑफ नॉट m। नॉट m में बाकी कितने आ सकते हैं, 11 में से 2 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 9 तो आ सकते हैं ना भाई, 9 आ सकते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट m विच इज इक्वल टू 9 ओवर 11। ठीक है जी, समझ आ गई आपको, ठीक है। अब ये n ऑफ नॉट m मैंने लिखा था, यहाँ पे आपने अगर फार्मूला लिखना है तो उसी तरह ऊपर लिखना है n ऑफ नॉट m ओवर n ऑफ s 9 ओवर 11। इसी तरह 6 पार्ट है हमारे पास, नॉट t नहीं आना चाहिए। तो नॉट t में कितने आएंगे, देखो एक t ये खड़ा है, एक t ये खड़ा है, उसी तरह ये 2 बार है तो 9 तो बाकी आ सकते हैं ना भाई। 11 में से 2 जाएंगे तो बाकी 9 जो है नंबर्स वो तो अल्फाबेट वो तो आ सकते हैं ना। तो बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको उसी तरह से लिख कर दूंगा, नॉट t में लिखूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 9 ओवर 11। अब इसका एक और फार्मूला भी होता है, लेकिन मैंने आपको रखा है आसानी की तरफ, वो और फार्मूला नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। मैं स्टूडेंट उसी तरह से क्या लिखूंगा, सैंपल स्पेस पहले मैं लिख लेता हूं। क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं आपको ये डाइस दिखा चुका हूं, इसके अंदर कितने होते हैं, 6 साइडें होती हैं और 6 आ सकते हैं। अब उसके बाद n ऑफ s कितना बन गया 6। अब वो ये कहता है कि a मेरे पास कोई इवेंट है, वो आता है 3 या फिर 4। ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हाँ जी कौन सा होगा, फेवरेबल आउटकम है। वो चाहता है कि या तो 3 आए या फिर 4 आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी वो हम अभी नोट कर लेते हैं। ये 2 डिजिट हैं, 2 आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी आएगी जी, n ऑफ a ओवर n ऑफ s, 2 ओवर 6। तो ये कितना बन गया 1 ओवर 3। नेक्स्ट पार्ट जरा इंटरेस्टिंग है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नहीं आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि भाई
2 नंबर नहीं आने चाहिए, बाकी 4 तो आ सकते हैं। तो 4 तो आ सकते हैं, ये 4/6 हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको उसी क्वेश्चन में ये भी बताया था कि इसका एक फार्मूला है। नॉट ए में क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ऊपर लाइन लगाई, इसका मतलब नॉट ए, यानी कि ये 2 और 3 नहीं आने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। अब मैं प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ए की फाइंड कर ली, उसको मैं 1 में से जस्ट माइनस करूंगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये बन जाएगा 1 1 1 3 बन गया, 3 माइनस 1 2/3। आप देखें जी, ये वही बनता है अगर आप फार्मूला यूज करें या डायरेक्ट यूज करें। अगर मैं आपको इसी तरह से सेकंड मेथड के तौर पे वही समझा दूं जो मैंने आपको करके दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, 2 नंबर नहीं आ सकते, बाकी 4 तो आ सकते हैं ना जी। 4/6 4/6, इसको करेंगे डिवाइड, 2 पे गया 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2/3 इधर भी आता है, इधर भी आता है। इस तरह से करें, इस तरह से करें, जिस तरह से मर्जी करें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। मैं प्रेफर करता हूं इसको कर लें। और जहां पे डायरेक्ट किसी की निगेशन हो, पहले प्रोबेबिलिटी उसकी ना फाइंड करनी हो, तो फिर ये कर लें। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में करेंगे, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट is at least 4, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 and 10, सो ऑन। ये क्वेश्चन है। अब शाजिया ने 2 पेयर ऑफ डाइस फेंके। अब इसको करना कैसे है, 2 पेयर ऑफ डाइस की देखो, पहला पेयर की सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 6 तक बनेगी, दूसरे की भी कितनी बनेगी, 6 तक बनेगी। सपोज करें पहला फेंका, पहला डाइस फेंका, ये जैसे मेरे पास है, पहला फेंका तो उसका 1 आ गया, और दूसरा फेंका तो उसका भी 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसने फेंका, ये मेरे पास जो मैं बना के आ रहा हूं, ये मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं। अब इसकी टोटल सैंपल स्पेस फर्स्ट की 6 है, सेकंड की भी 6 है, 6 6 और 36 ये सैंपल स्पेस टोटल होनी चाहिए दोनों की बार में। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा फेंका तो मैं कहता हूँ 2 आ गया, पहले दूसरे और 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब फिर उसने फेंका तो दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 ही रहा, फिर दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1 ही रहा, फिर 5 आ गया, 1 ही रहा, फिर 6 आ गया इधर से दूसरे पे, और पहले पे 1 ही रहा। अब इसी तरह से फिर क्या आ गया, इधर से 1 आ गया पहले पे, और इधर 2 ही रहा, फिर इधर से 2 आ गया, और ये 2, और इधर से 3, और ये इधर फिर कितना आ गया, 2 आ गया, और इधर से 4 आ गया, तो इधर से 2 ही रहा, इधर से 5 आ गया, तो इधर से फिर कितना रहा जी, 2, इधर 6 आ गया, तो फिर इतना 2 ही रहा। एंड पे दोनों पे 6 6 भी आ सकता है। तो ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें 36 है, 36 में से कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। फर्स्ट है जी, सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। कम से कम सम करें तो वो कितना बनना चाहिए, 4। कम से कम का मतलब क्या होता है भाई, 4 से ज्यादा ही बने, कम ना बने। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं, अब इसमें से रैंडमली मैं कलेक्ट करूंगा 3 और 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1। 3 और 1 कितना बनेगा, 4 5 6 7 में, इनका सम करना है। ठीक है, अब मैं वो सारे उठा लूंगा इनमें से जिनको मैं सम करके देखूंगा तो वो 4 से ज्यादा बने। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। ये भी उठेगा, ये भी, ये भी, ये भी, और इस तरह ये इस तरह से मैं करता जाऊंगा। तो मेरे पास ये अब सारी लाइनें आ जाएंगी, ये सारी, ये 6 6 6 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो मेरे पास n ऑफ एटलीस्ट 4, मैं यहाँ पे एटलीस्ट 4 को मैं
अगर मैंने मान लिया है, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए पार्ट, एन ऑफ ए एटलीस्ट कितने बन गए जी, कितने बन गए, मैंने कितने बनाया था 33, तो 33 बन गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, कितना बनेगा 33 ओवर 36। अब इसको आपने 3 के टेबल पे कर लेना है 11 ओवर 12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज बिटवीन 5 to 10। वो कहता है कि इन डॉट को प्रोडक्ट में ले, मल्टीप्लाई करें तो वो कितना जानेगा, बिटवीन 5 to 10। प्रोडक्ट करके देखना है, 4 1 5 नहीं, 5 1 5 और 6 1 6, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। इस तरह के लेने हैं जिनको मैं प्रोडक्ट करके देखता जाऊं और वो उनका जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के दरमियान में रहे। तो इसको मैं मान लेता हूं बी। अब एन ऑफ बी मैं कैलकुलेट करके यहां पे लिखता हूं, एन ऑफ बी मेरे पास कितने नंबर ऐसे बनेंगे जो जिनको प्रोडक्ट करूं तो वो 5 और 10 के दरमियान में आंसर दें, वो 11 होंगे जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखूंगा मैं, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 11 ओवर 36, ये उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। थर्ड पार्ट में वो कहता है डिफरेंस करें तो वो कितना निकले, 4 निकले। अब देखें 5 - 1 करेंगे तो वो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अब इसी तरह से मैं कोई और लेता हूं, यहाँ पे कुछ और होगा, 5 - 1 करेंगे तो वो कितना निकलेगा, 4। 6 - 2 करेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ऐसे मुझे उठाने हैं, इसको मैं मान लेता हूं सी। तो मुझे एन ऑफ सी ऐसे मैंने उठाने हैं जिनको मैं माइनस करके देखूंगा, इसी में से मैंने लेने हैं, तो उनका डिफरेंस जो है वो कितना निकलेगा जी, 4 निकलेगा। जैसे 5 और 1, इसमें से 6 और 2, और इधर से और क्या निकलेगा, चलो इधर देख लेते हैं। इस तरह से आपने देखना है, ये रैंडमली ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं ढूंढ के अगर यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा जी, ये 1 और 5 है, उसके बाद 2 और 6 है, उसके बाद 5 और 1 है, और उसके बाद 6 और 2 है। तो एन ऑफ सी, इसको मैं जब मैं सेट में लिखूंगा तो एन साथ नहीं लिखना, एन ऑफ सी कितना, 1 2 3 4, 4 बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में लिखूंगा 4 ओवर 36, डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 ओवर 9। तो फोर्थ पार्ट देखें, लास्ट में वो कहते हैं नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। वो कहता है पहले पे फर्स्ट पे कितना आएगा, 5, एंड सेकंड पे 4। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम अज कम। पहले पे कम अज कम 5 आना चाहिए और दूसरे पे कम अज कम 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से आएंगे, कम अज कम 5 और 4। तो मैं ढूंढूंगा इसको कौन कौन सा ये बनेगा। ये देखें, पहले पे 5, दूसरे पे 4, 6 4। अब इसी तरह से 5 5 6 5, इसी तरह से 5 6 6 6, ये वाले नंबर। तो एन ऑफ, इसको मैं मान लेता हूं डी। एन ऑफ डी कितना मेरे पास आएगा, मेरे पास ये टोटल 6 आएंगे, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। अब मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आपने खुद ढूंढ के ये लिख लेने हैं। तो मैंने ऐसे तादाद लिख दी कि ये 6 बनते हैं, तो मैं लिखूंगा 6 ओवर 36। तो डिवाइड करेंगे 1 ओवर 6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई डिवाइड करने से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। अब्दुल हादी कार्ड लेता है और उसके ऊपर 1 से लेकर 30 तक नंबर लगा देता है, एक बॉक्स के अंदर रख देता है। ही सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम तरीके से वो एक कार्ड सिलेक्ट करता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्ट कार्ड कंटेनिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है जो उसने सिलेक्ट किया है वो क्या निकले, उसके ऊपर नंबर कितना लिखा है 25, फिर लिखा हुआ है नंबर 17 से 22 के दरमियान निकले, फिर लिखा हुआ है नंबर एट लीस्ट 20, नंबर नॉट 27 एंड 29, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है। सैंपल स्पेस क्या बनती है? सैंपल स्पेस हमारे पास बनती है 1, 2, 3 से लेकर 30 तक। n ऑफ s में क्या लिखूंगा 30। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए 20, ठीक है। अब a में इसको क्या देता हूं 25, सॉरी 20 बोला मैंने, गलती हो गई 25। n ऑफ a क्या होगा मेरे पास? n ऑफ a 25 है, एक ही नंबर निकलना चाहिए, 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? n ऑफ a ओवर n ऑफ s विच इज इक्वल टू 1 ओवर 30। सेकंड नंबर पे वो क्या कहता है कि 17 से 22 के दरमियान में नंबर हो। अब इसको मैं b कह देता हूं। 17 के दरमियान मतलब दरमियान है, इसका मतलब 17 तो नहीं होगा, 18, 19, 20, 21 ये नंबर होने चाहिए। n ऑफ b क्या निकलेगा मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आएगा? n ऑफ b ओवर n ऑफ s। b क्या 4 है और s क्या है मेरे पास 30 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 ओवर 15 आएगा, ठीक है जी। अब थर्ड हमारे पास पार्ट क्या है? थर्ड हमारे पास पार्ट है कि जो c है वो कम से कम 20 होना चाहिए, कम से कम 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? c मेरे पास है तो ये होना चाहिए 20, 21, 22 से 30 तक। अब n ऑफ c क्या होना चाहिए? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ c क्या हो जाएगा? n ऑफ c ओवर n ऑफ s। अब n ऑफ c 11 है और ये कितना है जी 30 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब आगे क्या है? 27 भी नहीं होना चाहिए और 29 भी नहीं होना चाहिए। पार्ट 4 n ऑफ इसको मैं सॉरी कहता हूँ d क्या होना चाहिए? ना तो 27 होना चाहिए और ना ही 29 होना चाहिए, इसका मतलब है बाकी सारे होने चाहिए। 27 नहीं होने, 26 तक 27 नहीं होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 29 भी नहीं होना चाहिए, आगे कितना होना चाहिए 30 और n ऑफ d ये कितना बन गया जी? 2 नंबर मिस हो गए, 28 रह गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ d में लिखूंगा n ऑफ d ओवर n ऑफ s 28 ओवर 30, ठीक है जी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 के टेबल पे जाएगा, 14 ओवर 15 आ जाएगा, 14 ओवर 15। अब 15 पार्ट में सॉरी 5 पार्ट में यहाँ पे देखें वो क्या कहता है? द नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, इसको मैं कहता हूँ d नॉट बिटवीन 12 to 15। 12 और 15 के दरमियान वाला नंबर नहीं होना चाहिए, तो बाकी तो होंगे ना जी। कितना हो जाना चाहिए? 12, आगे 14, 13, 14, 15, ये 14 तक नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब उसने बोला 12 और 15 के दरमियान वाले नहीं होने चाहिए, 13, 14 ये 2 नंबर नहीं होने चाहिए, 15 आगे 16 सो ऑन। अब यहाँ पर ये 30 तक हो गए, तो कौन कौन से नंबर नहीं होने चाहिए?
13 और 14, दो नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो n ऑफ ये d क्या हो जाएगा 28। अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ d लूंगा तो वो क्या बन जाएगा n ऑफ d ओवर n ऑफ s। तो कितना आ जाएगा 28 ओवर 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 14 ओवर 15। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.58। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसमें ये कह रहा है कि पास करने की प्रोबेबिलिटी जो है ना P ऑफ A में लूंगा, ठीक है। पास करने की एग्जाम को प्रोबेबिलिटी है 0.85। अब 0.85 चांसेस हैं कि आयशा एग्जाम को पास कर सकती है। P ऑफ A डैश ये कितने होंगे, तो फार्मूला क्या लिखना है P ऑफ A डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A। 1 माइनस 0.85 लिखेंगे, वो कितना बन जाएगा 0.15। यानी कि पास ना करने के जो चांसेस हैं वो कितने हो जाएंगे 0.15। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें वो ये कह रहा है ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। पहले इस बात को समझें कि उसने एक डाइस और एक फेयर कॉइन को एक दफा उछाला है। सबसे पहले ये देखें कि सैंपल स्पेस क्या बनेगी। यहाँ पे देखें मेरे पास, अगर आपको पता है कि एक दफा डाइस जो है, डाइस उसको एक दफा उछालें तो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो क्या निकलती है जी 1 2 3 4 5 और 6। और इसी तरह कॉइन जो है उसको उछालने से उसकी सैंपल स्पेस क्या निकलती है हेड या फिर टेल। अब इन दोनों को उसने उछाला है तो इन दोनों की मिला के सैंपल स्पेस बनानी है हमने। तो उस दोनों को मिला के जो सैंपल स्पेस बनाएंगे वो यहाँ पे जरा देखें, वो बनेगी जी, मैं इसको ऐसे टेबल बनाते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा जी डाइस, यहां पे लिखूंगा कॉइन। डाइस है 1 2 3 4 5 6 और कॉइन है हेड और टेल। अब यहाँ पे इनकी दोनों की मिला के जो बनाएंगे हेड निकल सकता है और 1 टेल निकल सकता है और इधर से 1, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इधर से हेड और 2 निकल सकता है और इधर से टेल और 2 निकल सकता है। और इसी तरह ये आगे सोन चलता रहेगा। यहाँ पे देखें टोटल सैंपल स्पेस कितनी निकलेगी n ऑफ s। ये टोटल कितने हो गए 12 इसकी सैंपल स्पेस आ गई। नेक्स्ट में वो ये क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट क्या है टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। हेलो जी, अब कम से कम 4 जो है वो डाइस पे होना चाहिए और टेल होनी चाहिए कॉइन पे। अब पहले जो देखते हैं कि ये वाली लाइन जो है टेल वाली है, कॉइन की टेल पे। अब एटलीस्ट 4 ये आ गया, एटलीस्ट 4 ये आ गया और एटलीस्ट 4 ये आ गया, ठीक है जी। अब इसका मैं इसको ए बोल देता हूं, ए बोल दिया। अब इसके मैं लिखता हूं टेल 4 टेल 5, इसी तरह टेल 6। एन ऑफ ए मेरे पास कितना आ गया, एन ऑफ ए मेरे पास आ गया जी 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ए कितना 3 था, एस कितना था 12, ये कितना आ गया जी 1/4। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है
हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड कॉइन पे है 2 और 3, ये 2 नंबर आएंगे। ठीक है, अब इसको मैं बोलता हूं बी, और बी में मैं लेता हूं हेड लेना है और नंबर साथ 2 होना चाहिए, या फिर हेड के साथ नंबर 3 आना चाहिए, और ये मेरे पास इसकी बी बन गया। एन ऑफ बी कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया? एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 2 ओवर 12, तो ये कितना हो गया? 1 ओवर 6। थर्ड पार्ट है हमारे पास हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस, तो ये 2 नंबर हमारे पास आएंगे। अब इसको मैं सी कह देता हूं, H6 और H टेल। अब यहाँ पे टेल 6। एन ऑफ सी मेरे पास कितना आ जाएगा? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 ओवर 12, और ये कितना बन जाएगा? 1 ओवर 6। थर्ड पार्ट हो गया। अब मेरे पास है फोर्थ में वो ये कहते हैं नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस। नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस। अब वो ये कहता है कि हमारे पास टेल नहीं आनी चाहिए, और क्या आना चाहिए? नंबर 5 भी ना आए। ठीक है, टेल भी ना आए और 5 भी ना आए, तो फिर टेल नहीं आएगी तो ये पूरी लाइन तो नहीं आएगी। अब क्या आएगा? H1 H2 H3 H4, और फिर क्या आएगा? H5 और H6, T1 T2। सॉरी, इसको जरा समझें। उसने ये बोला है टेल और 5 नहीं आने चाहिए, यानी कि ये नहीं आना चाहिए, बाकी तो सारे आएंगे। तो इसमें मैं D लेता हूं। D क्या आएगा? H1 H, उसके साथ 2 आएगा, H के साथ 3 भी आएगा, सो ऑन। H के साथ 6 भी आएगा, और फिर T1 T2 सो ऑन, सॉरी T3 मैं सब लिखता हूं, T4 और T6 ये बनेंगे। एक ही गया ना हमारा, तो N ऑफ D कितना आएगा? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितना आ जाएगा? N ऑफ D ओवर N ऑफ S, 11 ओवर 12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। लास्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि हेड के साथ 5 और 2 नहीं आना चाहिए। हेड के साथ ये वाला और ये वाला, ये दोनों नहीं आने चाहिए, बाकी सभी आ सकते हैं। अब ई मेरे पास क्या आएगा? बाकी इन दोनों को छोड़ के मैं सारे लिख लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? H1, इसी तरह H के साथ 3, इसी तरह H के साथ 4, और H के साथ 6 भी लिखूंगा, और इसी तरह T के साथ 1, आगे सो ऑन T के साथ 6 लिखूंगा। ठीक है जी। अब N ऑफ E मेरे पास कितना बन गया? N ऑफ E 2 ही गए हैं ना भाई, 10 रह गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ गया? N ऑफ E ओवर N ऑफ S, 10 ओवर 12। अब ये कितना बन गया? 5 ओवर 6। इसको सिंप्लीफाई करने से ये कितना बन गया? 5 ओवर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपने कार्ड्स खेले हुए हैं तो इसका आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि कार्ड्स में वो कहते हैं अ कार्ड सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने कार्ड अगर खेलें तो आपको पता है वो टोटल 52 होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग
आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी से रैंडमली एक कार्ड उठाते हैं तो वो क्या निकले, क्वीन निकले। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन निकले। दूसरा क्वेश्चन, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। हाँ जी, तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, n ऑफ s। सैंपल स्पेस कितनी आएगी जी, 52। अब क्वेश्चन 1 क्या है, क्वीन। तो क्वीन में क्वीन आपने लिखना है, क्वीन कितनी होगी टोटल, 4 होती हैं, आपको पता है। एक जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें क्वीन कितनी होती हैं जी, 4 होती हैं। ठीक है, अब आपने इसको n ऑफ q लिखना है, वो कितनी होती है जी, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या निकलेगा जी, n ऑफ q ओवर n ऑफ s, 4 ओवर 52। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगा 1 ओवर 13। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, क्वीन भी नहीं होनी चाहिए और जैक भी नहीं होना चाहिए, नाइदर ए क्वीन नॉर अ जैक। जैक भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी। क्वीन कितने होते हैं, 4। जैक कितने होते हैं, 4। तो बाकी कितने बच गए, अब यहाँ पे देखें बाकी कितने बच गए। इसको मैं लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ। चलो सपोज करते हैं n ऑफ a क्या रह गया, 52 माइनस 4 माइनस 4। अब 52 में से 8 गए तो बाकी कितने बच गए जी, 52 में से 8 गए तो बाकी कितने बच गए, तो कितने बच गए जी, 44। ठीक है जी, अब 44 n ऑफ a बच गया। अब 44 में प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेना है हमने, n ऑफ a ओवर n ऑफ s, 44 ओवर 52। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना बन जाएगा, 11 ओवर 30। तो ये बहुत क्वेश्चन आसान था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कार्ड इज चूज एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, नो डायमंड। उसी तरह से हमने सैंपल स्पेस कितनी लेनी है जी, टोटल जितने कार्ड्स हैं वो हमारी सैंपल स्पेस होगी। 52 हमारे पास सैंपल स्पेस है। पहला पार्ट में वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जैक हो, तो जैक हमारे पास क्या होते हैं, जे होते हैं, है ना। जे हमारे पास डी भी होता है, डायमंड। जे हमारे पास एच भी होता है, और जे हमारे पास एस भी होता है, और जे हमारे पास सी भी होता है। अगर आपने ये खेला होगा तो आपको पता होगा इससे क्या मुराद होता है। ठीक है, डी क्या होता है, एच क्या होता है, एच डी से होता है क्या मुराद होता है, डायमंड। एच से क्या मुराद होता है, हार्ट। एस से क्या मुराद होता है, स्पेड। और सी से क्या मुराद होता है, क्लब। ये आपको पता है। डायमंड ये प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे बना होता है, हार्ट ऐसे बना होता है, और ये स्पेड कैसे बना होता है, जैसे पतंग होती है। ठीक है, ये ऐसे बना होता है, और ये ऐसे बना होता है। ठीक है, अब ये जैक में 4 पत्ते होते हैं, इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसी तरह हर एक में ये 4 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब ये इसकी एन ऑफ जे कितना बन गया, एन ऑफ जे ये कितना बन गया जी, ये 4 बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे ये कितनी बन गई, एन ऑफ जे ओवर एन ऑफ एस, 4 ओवर 52। ये कितना निकलेगा, 1 ओवर 30। ये बहुत आसान हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास वो ये क्या कह रहा है, नो डायमंड। नो, अब डायमंड नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए डायमंड टोटल कितने होते हैं। हाँ जी,
आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डायमंड होते हैं ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। इस तरह कुल टोटल जो है वो 52 होते हैं। तो डायमंड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, नो डायमंड में इसको मैं अगर ये ऐसे लिखूं, एन ऑफ डी नो डायमंड, वो कितना आएगा 52 माइनस 13। देखो ये नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये तो आ सकते हैं ना। 52 में से 13 को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो वो कितने निकल आएंगे 39। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला बन गया। मैं लिखूंगा एन ऑफ नो डायमंड ओवर एन ऑफ एस। नो डायमंड में 39 है और ये कितने हैं, ये मेरे पास 52 है। तो इनको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना निकल आएगा 3/4। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।